हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हमारी रिएक्ट की लेक्चर सीरीज चल रही है जिसके अंदर आज हम देख रहे हैं जावास्क्रिप्ट रिफ्रेशर पार्ट 5। इससे पहले हमने देखा था पार्ट 4 के अंदर फंक्शन और फंक्शन से रिलेटेड जितने भी टाइप्स होते हैं वो और उनके थ्योरेटिकल पार्ट देख लिया था। आज के वीडियो में हम उसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने VS कोड को ओपन कर लेता हूँ। अब मैं फटाफट से 2 फाइलें बना लेता हूँ। पहली फाइल का नाम मैं रखूँगा index.html और दूसरी फाइल का नाम मैं रखूँगा script.js। ठीक है, और अब इन दोनों फाइलों को कनेक्ट कर लेते हैं। अब इस फाइल को हम लाइव सर्वर पे ओपन कर लेते हैं। ओपन विथ लाइव सर्वर। तो हमने इस फाइल को लाइव सर्वर पे ओपन कर लिया है और अब हम इसका कंसोल जो पार्ट है वो ओपन कर लेते हैं। ये इसका कंसोल है, रिफ्रेश करते हैं और ये साफ़ हो गया। और इसको देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार कि ये अटैच हुआ या नहीं हुआ। तो मैं थोड़ा सा कोड लिख देता हूँ, console.log और hello coding legend। तो ये काम कर रहा है। अब पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए फंक्शन। तो हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए फंक्शन बना के देखते हैं। सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ फंक्शन। तो इसमें हम एक छोटा सा फंक्शन बना के देखते हैं। तो मैंने लिखा फंक्शन chname और इसके अंदर मैंने दिया console.log और अपने चैनल का नाम देते हैं कोडिंग लेजेंड। ठीक है जी। और फिर हम इस फंक्शन को कॉल करवाते हैं। मैंने कहा chname। तो ये chname की वजह से फंक्शन कॉल होगा और हमारी जो कंसोल की आउटपुट स्क्रीन है इसके ऊपर क्या लिखा आ जाएगा, कोडिंग लेजेंड। ठीक है, इसे हम कमेंट कर देते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या था हमारे पास में। अगला पॉइंट हमारे पास में था कि जो फंक्शन है उसमें पैरामीटर और आर्गुमेंट किस तरीके से पास करते हैं। तो फंक्शन कमेंट में लिख लेते हैं इसे control/function with arguments/parameters। तो इसमें पैरामीटर्स और आर्गुमेंट किस तरीके से देते हैं। सेम फंक्शन है मेरे पास में, फंक्शन chname, और इसके अंदर मैं 3 पैरामीटर पास करता हूँ, p1 p2 और p3। और इसके अंदर मैं कुछ टाइप करवाना चाहता हूँ, console.log। मैं टाइप करवाना चाहता हूँ p1 p2 और p3 को। पर अभी मेरे पास में इसकी वैल्यू नहीं है, इसलिए कुछ भी टाइप होगा नहीं। वैल्यू मुझे कहाँ से मिलेगी, जब मैं फंक्शन को कॉल करूँगा तो इसमें आर्गुमेंट पास करूँगा और वहीं से मुझे इनकी वैल्यूज़ भी मिलेंगी। chname, और chname में डाला जैसे हेलो कॉमा कोडिंग कॉमा और लेजेंड। ठीक है जी। तो हेलो कोडिंग लेजेंड क्या हो गया, मेरे पास में इसका आउटपुट निकल के आ गया। जैसे मैंने हेलो लिखा p1 की जगह, कोडिंग लिखा p2 की जगह, और p3 में जो वैल्यू पास हुई वो हुई मेरे पास में लेजेंड। अच्छा, एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का कॉन्सेप्ट और होता है हमारे पास में। जैसे मान लीजिए कि मैंने इसमें लिख दिया p3 इज इक्वल टू लेजेंड। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू मैंने लिख दी और यहाँ से मैं मान लीजिए पैरामीटर नहीं पास करता हूँ, सॉरी आर्गुमेंट नहीं पास करता हूँ, तो देखिए इस कंडीशन में भी लेजेंड लिखा हुआ आ रहा है। पर अगर मैं यहाँ पे कुछ और दे देता हूँ, जैसे हेलो कोडिंग साथी कर देता हूँ इसको, तो साथी लिखा हुआ आएगा। वो क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। ये इन्वर्टेड कॉमा में देना है मुझे, SAATHI। तो देखिए अब वहाँ पे क्या लिखा आ गया, हेलो कोडिंग साथी। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का होता है। ठीक है, और इसके आगे हम देखते हैं कि हम किस तरीके से रिटर्न स्टेटमेंट और टेम्पलेट डिटेल का यूज़ करेंगे। तो मैंने लिखा फंक्शन, सॉरी सबसे पहले तो मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। कमेंट आउट करने के बाद में
अगला जो हेडिंग है मेरे पास में वो है यूज ऑफ रिटर्न एंड बैकटिक, और बैकटिक को हम क्या बोलते हैं, टेम्पलेट लिटरेटी, टेम्पलेट लिटरल। तो इस टेम्पलेट लिटरल को किस तरीके से यूज करेंगे चलिए देखते हैं। तो रिटर्न स्टेटमेंट हम किस तरीके से लिख सकते हैं और बैकटिक को किस तरीके से हम यूज करने वाले हैं, चलिए हम देखते हैं। तो अब क्या, मैंने एक दूसरा फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम रखा मैंने मील, और मील के अंदर मैंने 3 वैल्यू पास कर दी। पहली मैंने पास की नेम, दूसरी मैंने पास की बर्गर, और तीसरी मैंने पास की पिज़्ज़ा। ये कोई ऑर्डर है तो उसके लिए प्रोग्राम है छोटा सा, तो मैंने लिखा कंस्ट ऑर्डर इज इक्वल टू, और बैकटिक का साइन लगाया। और बैकटिक में जो हमारे पास में पैरामीटर होते हैं वो इस तरीके से यूज होते हैं, डॉलर साइन के अंदर, डॉलर और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं लिखा नेम, नेम के बाद मैं लिखा ऑर्डर, ऑर्डर के बाद मैंने लिखा बर्गर एंड पिज़्ज़ा। ऑल्ट जेड दबाता हूँ, एक लाइन में आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद मैंने कर दिया रिटर्न ऑर्डर। अब सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले मेरे पास में जो फंक्शन है उसको मैं कॉल करता हूँ। तो कॉल करता हूँ तो उस कंडीशन में कैसे कॉल किया, इसको मैंने कॉन्स्ट ऑर्डर नाम से एक वेरिएबल बनाया, और इस ऑर्डर के अंदर मील मैंने दिया, और इसके अंदर 3 वैल्यू मैंने पास कर दी। तो नेम की जगह मैंने पास कर दिया लेजेंड, (2, 1), ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग करवाया ऑर्डर को। तो अब क्या होगा, सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग ऑर्डर चलेगा, चलने के बाद में यहाँ पे जो भी वैल्यूज है उन्हें पास करेगा, वो वैल्यूज इनमें जाएंगी, और उसके बाद में ऑर्डर मुझे रिटर्न हो जाएगा। ऑर्डर रिटर्न होगा मुझे जहाँ से ये फंक्शन कॉल हुआ था, फंक्शन कॉल हुआ था यहाँ से, तो ऑर्डर की जो भी वैल्यू होगी मुझे यहाँ रिटर्न हो जाएगी, और वो मैं इसमें पास कर दूंगा, और फाइनली उसे कंसोल डॉट लॉग करवा दूंगा, तो मेरे पास में आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे पिज़्ज़ा की वैल्यू वो नहीं ले रहा है, PIZZ है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर डॉलर साइन नहीं लगाया है, इसलिए ऐसा हुआ। तो अब देखिए, अब मेरे पास में यहाँ पे आउटपुट निकल के आ गया है कि लेजेंड ऑर्डर 2 बर्गर्स एंड 1 पिज़्ज़ा। में स्पेस देता हूँ जिससे थोड़ा ठीक लगेगा। ठीक, चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट मेरे पास में क्या है, फंक्शन एक्सप्रेशन। कि फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है। फंक्शन एक्सप्रेशन, इसका जो लिखने का तरीका होता है वो थोड़ा सा चेंज रहता है। जैसे मैंने लिखा, मान लीजिए मैंने लिखा कॉन्स्ट एज कैल्क, एज कैलकुलेटर का एक प्रोग्राम है, एज कैल्क, और इज इक्वल टू फंक्शन बर्थ ईयर नाम का मैंने एक पैरामीटर दिया इसमें, और फिर रिटर्न 2024 माइनस बर्थ ईयर। ठीक है जी। तो बेसिकली मुझे ये अपनी एज बता देगा कि मेरी एज क्या है। कॉन्स्ट माई एज इज इक्वल टू एज कैल्क, और इसके अंदर मैं आर्गुमेंट पास कर देता हूँ। क्या आर्गुमेंट, मतलब किस पे मुझे कैलकुलेट करवाना है। फाइनली मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा किसे, माई एज को, और देखिए मेरे पास में रिजल्ट क्या आ गया, 20। तो सबसे पहले क्या होगा, ये फंक्शन चलेगा, चलने के बाद ये वहाँ जाएगा जहाँ पे इसकी डेफिनेशन है इसकी यहाँ पर 2004 इसमें पास हो जाएगा। 2024 में से 2004 का 20 बचा। रिटर्न कहाँ होगा, जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था। फंक्शन कहाँ से कॉल हुआ था, यहाँ से।
तो 20 वैल्यू इसमें आ जाएगी, माई एज के अंदर वो इनिशियलाइज हो जाएगी और फाइनली कंसोल डॉट लॉग की हेल्प से हम उसे देख लेंगे। ठीक है जी, तो ये था मेरे पास में फंक्शन एक्सप्रेशन। इसके बाद में जो अगला पॉइंट मेरे पास में बन के आता है वो आता है एरो फंक्शन का, कि एरो फंक्शन किस तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एरो फंक्शन विथ सिंगल आर्गुमेंट स्लैश सिंगल पैरामीटर। सिंगल आर्गुमेंट और सिंगल पैरामीटर के साथ में किस तरीके से काम करेंगे, मतलब कॉन्स्ट कैल्क एज इज इक्वल टू बर्थ ईयर और उसके बाद में एरो, इसलिए इसे एरो फंक्शन बोलते हैं क्योंकि एरो का साइन यूज होता है 2024 माइनस बर्थ ईयर। अब यहाँ पे जो ये है, ये वाला पार्ट है, ये तो है हमारे पास में इसका पैरामीटर और ये है इसकी रिटर्न वैल्यू। सिंगल जब स्टेटमेंट होता है तो उसके साथ में हम क्या करते हैं, उसके साथ में रिटर्न नहीं जोड़ते हैं। जब मेरे पास में मल्टीपल लाइन ऑफ कोड होगा तब उसके साथ में मैं रिटर्न को जोड़ूंगा। अच्छा, अब मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, अब मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैंने बोला कॉन्स्ट, ये कंप्लीट हो गया अपने आप में, कॉन्स्ट माई एज इज इक्वल टू कैल्क एज और कैल्क एज के अंदर मैंने दे दिया 2004। तो ये 2004 कहाँ कॉपी हो जाएगा, बर्थ ईयर में। 2024 में से बर्थ ईयर यानी कि 2004 माइनस होगा, 20 कैल्क एज की जगह आ जाएगा और फाइनली माई एज की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, जो कि मैं कंसोल डॉट लॉग करवा लूँगा। तो कंसोल डॉट लॉग मिलेगा माई एज। अब जैसे मान लीजिए किसी को अगर ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में नहीं आ रहा हो तो इससे पिछले वाला जो वीडियो है पार्ट 4 वो आप ज़रूर देखिएगा। उसके अंदर पूरी जानकारी दी गई है किस तरीके से सेम फंक्शन काम करेंगे एरो टू एरो। बहुत ही बढ़िया तरीके से इसकी हमने स्लाइड्स बना के शो की हैं, तो प्लीज़ आप उस वीडियो पे ज़रूर जाइएगा। ठीक है, उसके बाद में आपको ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये मेरे पास में 20 आंसर आ गया। उसके बाद में अगला पॉइंट जो मेरे पास में है वो है एरो फंक्शन विथ मल्टीपल आर्गुमेंट और मल्टीपल पैरामीटर्स। तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और अगला पॉइंट लिखता हूँ मैं, एरो फंक्शन विथ मल्टीपल आर्गुमेंट मल्टीपल पैरामीटर। ठीक है जी। तो अब मल्टीपल पैरामीटर किस तरीके से दिए जाते हैं, तो मैं यहाँ पे रिटायरमेंट एज कैलकुलेटर बनाता हूँ कि आज आपकी एज जैसे 20 साल है तो कितने साल बाद आप रिटायर होने वाले हो। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा, कॉन्स्ट ईयर्स रिमेन रिटायरमेंट, ये मेरे फंक्शन का नाम हो गया, इज इक्वल टू। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर पास करूँगा। एक तो मेरे पास में आएगा बर्थ ईयर और दूसरा मेरे पास में आ जाएगा नेम। मैंने दो इसके अंदर पैरामीटर ले लिए। इसके बाद में अगली चीज़ क्या है, अगली चीज़ अब मेरे पास में क्या स्टेटमेंट्स देना चाहता हूँ, तो इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स आएंगे, इसलिए मैंने कर्ली ब्रैकेट्स लगाया इसके अंदर। मैंने सबसे पहले बोला कॉन्स्ट एज या माई एज इज इक्वल टू 2024 माइनस बर्थ ईयर, पहला ही हो गया। अच्छा, इससे मेरी एज निकल के आ जाएगी और हमारे हिंदुस्तान में रिटायरमेंट की एज कितनी होती है, 60 साल। तो मैंने इसको बोला कि जो मेरी रिमेन एज है वो कितनी है, तो मैंने बोला कॉन्स्ट रिमेन इज इक्वल टू, तो रिमेन एज इज इक्वल टू कितनी है मेरे पास में 60 माइनस एज, जो भी एज आएगी। और कॉन्स्ट, क्योंकि रिटर्न तो कुछ करवाया ही नहीं, रिजल्ट इज इक्वल टू, बैकटिक का यूज़ कर लेते हैं। तो बैकटिक में मेरे पास में क्या आ जाएगा यहाँ पे कि सबसे पहले तो नाम, रिटायर्स, नेम छोटा है, रिटायर्स इन
रिमेन एज ईयर्स, इतने साल में रिटायर हो जाएगा। अब मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न रिजल्ट, और ये फंक्शन का नाम और फंक्शन के पैरामीटर बर्थ ईयर 2004 माइनस और नेम में देता हूँ लेजेंड। ठीक है जी। तो अब देखो लेजेंड रिटर्न्स इन 40 ईयर, ऐसा क्यों हुआ? देखो यहाँ से 2004 और लेजेंड ये दोनों आर्गुमेंट कॉपी हुए पैरामीटर के अंदर जाके बर्थ ईयर और नेम के अंदर, यानी कि 2004 और लेजेंड। 2024 में से 2004 माइनस हुआ तो मेरे पास में बचा 20। ठीक है, अब 20 चला गया एज में, 60 में से 20 गया, बचा 40। 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 40, ये गया रिमेन एज में, यानी कि रिटायरमेंट में जो रिमेन एज है। अब नेम जो मेरे पास में पैरामीटर है उसके अंदर पास हो गया लेजेंड, रिटायर्स इन रिमेन एज, रिमेन एज के अंदर मेरे पास में पास हो गया, यहाँ पे पास हो गया रिमेन एज, तो रिमेन एज मेरे पास बची 40, और फाइनली ये आउटपुट मुझे मिल गया। रिजल्ट रिटर्न, रिटर्न कहाँ हुआ? जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन कहाँ से कॉल हुआ? यहाँ से, तो ये पूरा हट जाएगा और उसकी जगह ये पूरा स्टेटमेंट आ जाएगा हमारे पास। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम कॉन्सेप्ट देखेंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट का, तो बने रहिए दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू।